नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे जलवायु परिवर्तन के बारे में। दोस्तों, आप सभी को पता है कि दिन पर दिन किस तरह से क्लाइमेट चेंज होती जा रही है और ये क्लाइमेट चेंज होने के कारण मानव जीवन पर जो जीव जंतु है उस पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। आज के सेशन में हम समझेंगे कि सुपर एल नीनो क्या होता है, जिसके कारण विश्व में कम से कम अनुमान लगाया जा रहा है कि 4 करोड़ से ज्यादा आबादी को प्रभावित करेगी। यानी सीधे तौर पर कहें, इस भीषण गर्मी के कारण शायद 4 करोड़ से ज्यादा लोग मर सकते हैं, ऐसा रिपोर्ट आया है। तो आज के संपूर्ण सेशन में हम चीजों को समझेंगे कि ये सुपर एल नीनो 142 साल बाद आखिर विश्व को इस प्रकार से कैसे प्रभावित करेगा और कैसे क्लाइमेट चेंज होता है। इन सब चीजों को थोड़ा सा हम अपने संक्षेप से वीडियो में समझ लेते हैं। आप हमारे साथ जुड़ के समझ सकते हैं और अपने बचाव के लिए अंत में हम सुझाव देंगे कि किस प्रकार से इस भीषण गर्मी में आप बच सकते हैं और अपनों को बचा सकते हैं। तो दोस्तों, कुछ भीषण गर्मी जब आता है तो कहीं ना कहीं इस प्रकार का दृश्य देखने के लिए मिलता है और भारत को किस प्रकार से प्रभावित करने वाला है, थोड़ा से चीजों को बारे में मतलब आप समझ सकते हैं। यहां पर देखिए, सबसे पहले इसके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं कि सुपर एल नीनो क्या होता है। देखिए, ये ज्यादा विशेषता होता है कुछ नहीं, जबकि एक प्राकृतिक जलवायु है। थोड़ा सा समझिएगा, प्राकृतिक जलवायु चक्र है, यानी कि मानसून में परिवर्तन। यानी आप समझ रहे हो कि प्राकृतिक में परिवर्तन देखने के लिए मिलता है, जिससे कि प्रशांत महासागर का पानी सामान्य से गर्म हो जाता है और इससे दुनिया भर के मौसम पर असर पड़ता है। इसको हम बहुत विस्तार से एकदम से समझेंगे। देखिए, होता क्या है, कोई भी क्लाइमेट चेंज जो होता है, क्लाइमेट चेंज के बारे में आप सभी को पता है कि कहीं ना कहीं जो है कि आजकल के दौर में मानव उसका बहुत बड़े गुनाहगार है। यानी कि अगर क्लाइमेट चेंज होता है तो कहीं ना कहीं वृक्षों की कटाई की वजह से होता है, और वृक्ष की कटाई अगर हो जाता है तो कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग की समस्या बढ़ जाती है। और ग्लोबल वार्मिंग की जब समस्या बढ़ जाती है तो कहीं ना कहीं जिस समय में बारिश होना चाहिए उस समय में भीषण गर्मी हो जाता है, और जिस समय में गर्मी होना चाहिए उस समय में बारिश दे देता है। कहने का मतलब आप साफ समझिए कि सुपर एल नीनो आखिर किस तरह से काम करता है। देखिए, सबसे पहला बात, इसको समझने से पहले हम आते हैं सीधे मैप में, और मैप में थोड़ा सा आप समझिएगा कि भारत को किस प्रकार प्रभावित करेगा। ये देखिए, 20 शहर के ऐसे नाम गिनाए गए, पूरा दुनिया में ऐसे 20 शहर के नाम गिनाए गए, जिसमें से कि 19 शहर का नाम भारत का है। और भारत में अगर आप देखें इस मानचित्र के आधार पर, तो जहां जहां पर आपको रेड एरिया दिख रहा है, ये रेड एरिया पूरी तरह से प्रभावित होने वाला है। कुछ अगर पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़ दें और उत्तर को, और कुछ भाग अगर दक्षिण को छोड़ दें, तो पूरा भारत जो है ना, आपको इन चीजों से, सुपर एल नीनो से प्रभावित देखने के लिए मिलेगा। चलिए अब हम समझते हैं कि किस तरह से ये काम करता है। देखिए, कहीं ना कहीं हम एक लाए हैं मैप, और इस मैप के जरिए समझेंगे। आप सभी को पता है कि बादल कैसे बनता है, बादल बनने का तरीका क्या है, थोड़ा सा ज्योग्राफिकल बात करेंगे और अच्छे से समझेंगे। आप इसे मान लीजिए, क्या समुद्र मान लीजिए, ये समुद्र है, ठीक है। और समुद्र में क्या आपको दिखाई दे रहा है, तो आपको पानी दिखाई दे रहा होगा। तो पानी जो हीट होता है, समझिएगा बातों को, जो पानी हीट होता है वो पानी कहीं ना कहीं ऊपर जाता है। यानी कि समुद्र के तल में जो पानी होते हैं वो पानी सूर्य के प्रकाश से हीट होता है। और आपको ये भी पता है कि ये पानी हीट सबसे ज्यादा कहां होता है, तो मैं बात करूं, पानी सबसे ज्यादा जो हीट होता है वो इक्वेटर लाइन पर होता है। यानी आप सीधा कहें तो विषुवत रेखा पर होता है, क्योंकि विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें क्या होती है, सीधी पड़ती है। जब विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है तो विषुवत रेखा के आसपास में जो समुद्र होते हैं उसका पानी हीट होता है, और उसका पानी हीट होने के कारण वो वाष्प बदलता है, मतलब वाष्प में बदल जाता है। और जब वो पानी वाष्प में बदल जाता है तो वो पानी कहां जाता है, गर्म हवाएं, मतलब गर्म वाष्प ऊपर की ओर जाता है। अब जैसे ऊपर की ओर जाएगा तो ऊपर की ओर जाने का कारण क्या है, क्योंकि ऊपर क्या है, टेम्परेचर कम है। सबसे पहला बात समझिएगा, ऊपर जाने का क्या है कि लो डेंसिटी है,
देखिए कोई भी चीज ऊपर क्यों जा रहा है, अगर आप सीधा ऐसे समझ लीजिए कि ये आपका कोई घर है और आप इस घर में कहीं पर एक कोना में अगरबत्ती जला रहे हैं, और अगरबत्ती जला रहे हैं तो इसका धुआं जो है वो किस तरफ जाएगा, तो धुआं आप बोलेंगे जिस तरफ से डेंसिटी कम होगा, मतलब जिधर खाली स्थान होगा, जिधर लो एक्यूरेसी होगा, उधर की ओर ये धुआं प्रवेश करेगा। सीधा अगर गांव में कोई आग लग जाता है, किसी घर में आग लग जाता है, तो देखे होंगे वो धुआं एक दिशा पकड़ लेता है। वो धुआं एक दिशा क्यों पकड़ लेता है, क्योंकि जिधर वो जा रहा है उस दिशा में जो है लो फ्रीक्वेंसी है, यानी कि उसका जो है ना घनत्व डेंसिटी जो है कम है। डेंसिटी का कहने का मतलब मेरा है कि देखिए जिधर ज्यादा डेंसिटी रहेगा उधर नहीं जाएगा। अगर ये बांध है, यहां पर अगर आग लगा है तो ये आग का अगर धुआं इधर जा रहा है, इसका मतलब है कि इधर का डेंसिटी जो है वो कम है, तभी उधर जा रहा है। सेम उसी प्रकार से यहां पर वाष्प में भी होता है। वाष्प में क्या होता है कि यहां से क्या होता है कि ये धीरे धीरे ऊपर की ओर जाता है, और धीरे धीरे ऊपर की ओर जाता है तो इसको कोई दिशा देने के लिए, जैसे ऊपर में जो हवाएं चलती है, जो ठंडी हवाएं चलती है, इस ठंडी हवाएं के कारण इस सारे के सारे वाष्पों को बदल देता है। मतलब जिस एरिया में जा रहा होता है उस एरिया में जा करके इसको घुमा देता है, मोड़ देता है। अब मोड़ने के कारण क्या होता है कि आसपास के जो जहां तक इसको हवा ले जाती है, यानी कि जहां तक लो डेंसिटी होती है वहां तक ये वाष्प बदल करके, मतलब जो पानी है ये गर्म हवाएं चल जाती है, और गर्म हवाएं मान लीजिए कि यहां तक आया, यहां आके क्या हुआ, अब आगे जाने की रास्ता नहीं है। आगे जाने की रास्ता नहीं है, समझिएगा बढ़िया से, आगे जाने का रास्ता अगर नहीं है ये जाहिर सी बात है ये सारे के सारे यहां पर रुक जाएंगे। अब सारे के सारे वाष्प यहां रुक जाएंगे तो जैसे जैसे ऊपर जैसे जैसे वाष्प जाएगा तो क्या होगा, टेम्परेचर लो होगा, और टेम्परेचर लो होगा तो ये जाकर के बादल का निर्माण कर लेगा। बादल का निर्माण कर लेगा और यही बादल जब आपस में टकरा जाते हैं तो यही जाकर के नीचे की ओर बारिश के रूप में हम लोगों को दिखाई देता है। कुल मिला के आप अगर इतना बात समझें तो इसी तरह से यहां पर काम करता है। इस मैप में समझिए, यहां पर देखिएगा ये पैसिफिक ओशियन है ना, पैसिफिक ओशियन है, और ये है अटलांटिक ओशियन, और जबकि ये है अपना हिंद महासागर है ना, इंडियन ओशियन है, इंडियन ओशियन है। अब ये तीन ओशियन को बढ़िया से समझिएगा। अब तीन ओशियन को देखिए, सबसे ज्यादा पानी कहां है तो पैसिफिक ओशियन में। जो पैसिफिक ओशियन में घटना घटती है वही घटना यहां भी घटती है, और वही घटना जो है आपका इंडियन ओशियन में भी घटती है। तो कैसा घटना घटती है, यहां से पानी गर्म होती है और गर्म होके ये वाष्प जो है कि ऊपर बनता है, और ऊपर जाके इसको हवाएं जहां तक ले जाता है वहां जाकर के बारिश हो जाता है। कुल मिला के यहां भी ऐसा होता है। लेकिन अब हम समझते हैं कि जैसे क्लाइमेट चेंज होता है, क्लाइमेट चेंज किस प्रकार से होता है समझिएगा। मान लीजिए ये समुद्र है, ये क्या है, ये है समुद्र, और समुद्र में यहां पर आपको दिख रहा होगा इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन का मान लीजिए ये वाला भाग है, और इस वाला भाग में क्या हुआ, पानी गर्म हुआ। यहां पर क्या हुआ, चूंकि यहां से इक्वेटर लाइन गुजरता है, आप सभी को पता है, ये बीच वाला लाइन क्या है, इक्वेटर लाइन, जो विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा है। अब यहां पर विषुवत रेखा है तो जाहिर सी बात है कि यहां पर सीधा एकदम किरणें पड़ेगी, मतलब किरणें अगर सीधा प्रकाश पड़ेगी तो यहां का पानी हीट होगा, और पानी अगर हीट होगा तो ये वाष्प क्या होगा, ऊपर होगा, हीट होकर के वो क्या होगा, ऊपर होगा। और जैसे ऊपर होगा यानी कि ये ऊपर होगा तो यहां से ये टकराएगा, और टकराएगा तो ये जाकर के इस ओर हवाएं इसको मोड़ देगा, तो ये सारे के सारे क्षेत्रों में बारिश होती है। यानी कि बना कहां, यहां पर वाष्प बना और आया यहां से टकरा के हमारा भारत तक पहुंच गया, और भारत में इस एरिया में बारिश कर दिया। सेम समझिएगा प्रोसेस क्या होता है, वही प्रोसेस एकदम सेम होता है। कहां होता है, तो मैं बात कर रहा हूं कि यहां पर जो ऑस्ट्रेलिया आपको दिख रहा है, ये ऑस्ट्रेलिया देखिए, होता क्या है कि यहां से पानी जो है गर्म होता है। हम भारत के बारे में समझा रहे हैं, बेसिकली भारत के बारे में समझिएगा, ठीक है। यहां पर क्या होता है,
मतलब एक चक्रवात होता है, जो चक्र होता है, जो मतलब एक तरह से समुद्री लहरें होती हैं। तो समुद्री लहरें होती है, यहां से ये गर्म पानी, समझिएगा, ये गर्म पानी जो है, ये जो है ना समुद्र में चक्रवात आने के कारण जो है कि पानी में लहर होती है, और पानी जो है ना गर्म पानी, यहां देखिएगा, समझिएगा बढ़िया से, ये गर्म पानी क्या होता है, यहां मान लीजिए गर्म पानी है, ठीक है। अब ये गर्म पानी किधर जाएगा, तो आप बोलेंगे जहां ठंडा है उधर जाएगा। तो ये ऑस्ट्रेलियन ओशियन जो है, यहां पर आप अगर देखिएगा, ये वाला जो समुद्र है, मतलब ये इंडियन ओशन के अंतर्गत ही आते हैं। यहां से ये गर्म पानी चलता है आगे की ओर। अब ये गर्म पानी आगे की ओर चलता है, ठीक है, चल रहा है। तो चलते चलते क्या होगा, ये पानी यहां पर जाकर के रुक जाएगा, सारे के सारे पानी यहां पर गर्म पानी क्या होगा, रुक जाएगा। ये प्रक्रिया लगातार 3 साल 4 साल 5 साल तक लगातार होता है। अब देखिए क्या होता है कि ये गर्म पानी यहां आया, और ये गर्म पानी क्या हुआ, यहां इक्वेटर लाइन है, यहां से ये गर्म पानी ऊपर उठा, और गर्म पानी ऊपर उठ करके क्या होगा, तो ये जाकर के बनेगा वाष्प। कैसा वाष्प, मतलब एक तरह से गर्म वाष्प बनेगा, है ना। अब ये गर्म वाष्प बनेगा, तो जैसे ये गर्म वाष्प बनेगा ऊपर उठेगा, और यहां से टकरा करके सीधा इस क्षेत्र में बारिश कर देगा, भारत की ओर बारिश कर देगा, ठीक है। आप समझ रहे होंगे। अब समझिए, अब यहां पर बारिश कर देगा, लेकिन क्या होता है कि कभी कभी ये बहुत दिन के बाद ऐसा देखने के लिए मिलता है कि ये बारिश आया यहां पर, ठीक है, ये पानी सारे गर्म पानी आया, लेकिन ये क्या हो गया, अब यहां भी गर्म पानी है, और यहां भी गर्म पानी है, ये गर्म पानी यहां भी है, और यहां भी गर्म पानी है। तो क्या होता है कि ये गर्म पानी इधर की ओर प्रभावित होने लगता है। यानी हम आपको शुरू में ही बता दिए कि जिधर लो होगा, यानी कि जिधर डेंसिटी लो होगा, उधर की ओर जाने लगती है। यानी आप बढ़िया से समझिएगा कि पहले क्या था कि यहां से गर्म पानी जो है ये ठंडा पानी की ओर आता था, लेकिन ऐसा हुआ कुछ दिन बाद, मतलब हजारों, मतलब कह सकते हैं कि 2-4-5 साल बाद, कि यहां से गर्म पानी जो है यहां आया। अब ये गर्म पानी यहां आया तो कुछ समय तक यहां रुकेगा। अब आते रहा गर्म पानी, यहां पर गर्म पानी की मात्रा ज्यादा हो गई। अब गर्म पानी की मात्रा ज्यादा हो गई, तो ये पानी टकरा करके यहां से, मतलब क्या हुआ कि इसी ओर वापस मुड़ गई, इसी ओर वापस मुड़ गई। तो जो पानी इधर से आई, वही पानी, वही गर्म पानी जो है वापस उसी एरिया में मुड़ गया। अब वापस उसी एरिया में मुड़ गया तो गर्म पानी उठेगा ऊपर। आप कहेंगे गर्म पानी ऊपर नहीं उठेंगे, और जब गर्म पानी ऊपर नहीं उठेंगे तो वाष्प नहीं बनेंगे, यानी कि वाष्प नहीं बनेगा तो यहां नहीं टकराएगा तो भारत की ओर ये नहीं जाएगा। जब भारत की ओर नहीं जाएगा तो सीधा सी मतलब है कि आपको इस एरिया में बारिश होता हुआ तो दिखाई नहीं देगा, और जब बारिश होता हुआ दिखाई नहीं देगा तो फिर क्या होगा, बहुत ज्यादा जो है शुष्क हवाएं, वो शुष्क हवाएं इन क्षेत्रों को प्रभावित करेगा। क्योंकि बारिश वाला तो वहां पर जा ही नहीं रहा है, तो शुष्क हवा जो होगा, जो हवाएं चलेगी, वो हवाएं भी गर्म हो जाएगी। क्योंकि आपको पता है जहां पर बारिश होता है, इस एरिया में अगर बारिश होगा तो बारिश होने के वजह से वहां का हवा भी जो होता है वो ठंडा हो जाता है। लेकिन यहां का क्या हो रहा है, बारिश तो होगी नहीं, क्योंकि गर्म पानी यहीं से वापस लौट गई। तो गर्म पानी जो लो डेंसिटी की ओर तरफ चला गया, इधर हाई डेंसिटी हो गया तो लो डेंसिटी की तरफ चला गया। अब लो डेंसिटी की तरफ चला गया तो यहां पर क्या होगा, यहां पर आप कहेंगे कि यहां पर वाष्प नहीं बनेगा। वाष्प नहीं बनेगा तो यहां पर बारिश होता हुआ दिखाई नहीं देगा, और जब बारिश होता हुआ दिखाई नहीं देगा, जो हवाएं चलेगी वो हवाएं गर्म होगी, तो कहीं ना कहीं टेम्परेचर बढ़ने की समस्या है। अब आपको सब बात समझ में यहां पर आ गया होगा कि किस प्रकार से जो है कि सुपर एल्निनो कार्य करता है। बस यही समुद्री पानी के कारण ही सुपर एल्निनो आता है। संपूर्ण बात आप समझ गए। और कहीं ना कहीं भारत के आसपास से ही गुजरती है, भारत के आसपास से ही जो है विषुवत रेखा गुजरती है, तो भारत के क्षेत्र को ज्यादा प्रभावित करने का यहां पर कार्य होगा। क्या आप बात समझ में आया आपको? अगर बात समझ में आ गया तो अब आगे आप यहां पर और समझ सकते हैं, क्योंकि हम इसको बढ़िया से समझा दिए। अब देखिए यहां पर ये रेड, जितना भी रेड लाइट एरिया है, ये सारे के सारे क्षेत्र प्रभावित होगा। कहने का मतलब है कि बहुत ज्यादा इस बार ऐसा अनुमान जताया जा रहा है
कि हो सकता है कि बहुत भीषण गर्मी पड़े। अब भीषण गर्मी पड़े तो देखिए कितना गर्मी पड़े, कहता है जब एल नीनो बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है तो सुपर एल नीनो कहते हैं, और इस बार सुपर एल नीनो ही है, क्योंकि बहुत ज्यादा भीषण गर्मी पड़ेगा तो उसे ही हम सुपर एल नीनो कहेंगे। तो कहने का मतलब समुद्र का तापमान जो है वो सामान्य से 2 डिग्री सेंटीग्रेड उससे ज्यादा बढ़ जाएगा। जो समुद्र का टेम्परेचर है, जो नीचे का टेम्परेचर है, वो 2 डिग्री सेंटीग्रेड, यहां तक कि अनुमान लगाया जा रहा है कि 2.5 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड भी तापमान बढ़ेगा। याद रखिएगा कि ये अपना वायुमंडल क्षोभमंडल का ये टेम्परेचर नहीं बात कर रहा है, ये भूमि का टेम्परेचर बात कर रहा है। और भूमि का टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो कहने का मतलब है कि वायुमंडल का टेम्परेचर अपने हाई हो जाएगा। तो ये जाकर के कहीं ना कहीं इसका प्रभाव सिर्फ भारत पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ेगा, लेकिन भारत पर भी इसका प्रभाव बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि 2 डिग्री टेम्परेचर अगर भूमि का बढ़ जाए, समुद्र तल का अगर 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाता है तो कहीं ना कहीं लोग बहुत ज्यादा प्रभावित इस चीजों से होगा। आई होप कि आप लोग सारी चीजों को अच्छे से समझ रहे होंगे। अब हम इसके बारे में आपसे बात कर लिए, क्या प्रभाव इसका सुपर एल नीनो के क्या प्रभाव हो सकते हैं। तो सबसे पहला बात देखिए, यहां पर इसका असर क्या क्या पड़ सकता है। मानसून कमजोर हो सकता है, जो खेती होता है वो खेती में कहीं ना कहीं एक तरह से मतलब हम यूं कहें बहुत ज्यादा किसानों को नुकसान होने वाला है, क्योंकि भीषण गर्मी पड़ने के कारण समय पर वो कोई भी फसल को अच्छे से नहीं उगा पाएंगे। उसके बाद सूखा जो है ना, पेड़ पड़ने की संभावना, यानी कि सूखा पड़ने की बहुत ज्यादा संभावना है। अब सूखा पड़ेगा तो कहीं ना कहीं दिक्कत होगा। उसके बाद तापमान ज्यादा अगर बढ़ जाता है तो कहीं ना कहीं प्रकृति, आसपास के वन्य जीव अभयारण्य, आसपास के जीव जंतु को भी बहुत ज्यादा तकलीफ देखने के लिए मिलेगा। अब तक जो है कि जैसे कि 2015 से 16 में एल नीनो के दौरान भारत में कमजोर मानसून देखा गया था, यानी कि जो क्लाइमेट था यहाँ का, जो मानसून था यहाँ का, ये पूरा का पूरा एकदम कमजोर देखा गया था। कमजोर का मतलब हम बात कर लिए हैं कि जब बारिश होने की समय होती है उस समय बारिश नहीं होती है, और जब बारिश नहीं होने की समय होती है उस समय बारिश होती है, तो फसलों पर बुरा असर बहुत ज्यादा पड़ने की संभावना है। उसके बाद दुनिया पर इसका सबसे अधिक असर देखिए, अमेरिका में भारी मात्रा में बारिश और बाढ़ की संभावना है। हम क्या बोले, कुछ ऐसे एरिया है जहां पर बारिश और बाढ़ जबरदस्त होगा, और भारत जैसे एरिया में गर्मी पड़ने का आसार है। ऑस्ट्रेलिया में सूखा पड़ने का आसार है, ऑस्ट्रेलिया में सूखा पड़ने का आसार है, और अफ्रीका में बहुत ज्यादा खाद्य संकट होने की आसार है। जबकि समुद्री जीवन जो फिश कोरल होता है कहीं ना कहीं उस पर भी बहुत बुरा असर पड़ेगा। यानी कि कहने का मतलब है समुद्री जीव जो है कहीं पर गर्म कहीं पर ठंडा इस तरह होगा, तो समुद्री जीवों पर भी बहुत बुरा असर पड़ेगा। तो ये सारी के सारे प्रभाव है, और ये प्रभाव देखने के लिए हम लोग को मिलेगा। अब देखिए और मुख्य कारण क्या है, सुपर एल नीनो क्यों होता है। तो सबसे बढ़िया चीज है कि ट्रेड विंडस, जो ट्रेड विंडस है वो कमजोर हो जाती है। गर्म पानी जो है वो पूर्व की ओर फैल जाता है, वो पूर्व की ओर चल जाएगा, ऑस्ट्रेलियन की ओर चल जाएगा, और समुद्र का सतह का तापमान जो है बहुत तेजी से क्या होगा, वो बढ़ जाएगा। समुद्री तापमान जब बढ़ेगा तो कहने का मतलब है कि पूरा क्लाइमेट चेंज, पूरा मानसून परिवर्तन हो जाएगा। क्योंकि बारिश होने का एक और कारण होता है, क्योंकि समुद्री हवाएं होना जरूरी है, और समुद्री हवाएं अगर गर्म हवाएं इस प्रकार से चलेगी तो कहीं ना कहीं चीजों को प्रभावित करेगा। कुछ इस प्रकार से एल नीनो के बारे में आया हुआ है, और इस साल अनुमान जताया जा रहा है कि सुपर एल नीनो पूरी तरह से आने की संभावना है, और टेम्परेचर जो है ये 45 से 50 डिग्री तक भी जा सकता है। इस प्रकार से अनुमान लगाया जा रहा है। कुल मिला के हमने बात कर लिया खेतों पर, फसलों पर, पानी कमी, गर्मी लहर, ये सारे के सारे चीजों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अर्थव्यवस्था पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। देखिए अभी क्या है, अर्थव्यवस्था पर क्यों असर पड़ेगा। अर्थव्यवस्था पर इसलिए असर पड़ेगा कि कोई दुकान खोल के बैठा है, अब दुकान खोल के बैठा है तो उसका दुकान नहीं चल रहा है, क्योंकि गर्मी में आदमी मार्केट नहीं जा रहा है, वो घर में पड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है। टूरिज्म जो है वो घूमने के लिए गर्मी में नहीं जा रहा है, क्योंकि अगर शांत रहता है एरिया, अगर ठंडा मौसम रहता है तो बहुत सारे टूरिज्म भी घूमने वाला प्लेस ऐसा होता है कि वहां पर जाता है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा गर्मी करेगा तो लोग जो है कि घूमने के लिए भी नहीं जाएगा। आपको बात समझ में आ रहा होगा। सबसे ज्यादा अगर बुरा असर पड़ेगा तो वो किसानों को, और कहीं ना कहीं भारतीय इकोनॉमी यानी वर्ल्ड इकोनॉमी पर भी इसका असर पड़ेगा। तो आई होप कि आप इस चीजों के बारे में समझ लिए होंगे। अब हम आपको बताते हैं कि इससे बचना कैसे है। देखिए
सबसे पहला बात, इस चीजों से बचने के लिए आप देखे होंगे कि जो स्कूलें होती है, वो स्कूल में गर्मी के कारण बच्चे बेहोश हो रहे हैं। उस स्कूल में गर्मी के कारण जो है ना बच्चे कहीं ना कहीं अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं, मास्टर को तकलीफ हो रहा है, आने जाने में बच्चों को तकलीफ हो रहा है स्कूल। तो कहीं ना कहीं इस चीजों से बचने के लिए सरकार तो अपने जहां तक वो स्कूल बंद करेगी ही, सरकारी संस्थान जितने भी हो सारे के सारे बंद होगा ही होगा। बट अब अपना हिफाजत कैसे करेंगे, सीधा सा मतलब है कि सीधा आप उस समय घर से बाहर निकलिए जब आपको कंफर्टेबल बुझाए, यानी कि आपके एरिया में लो टेम्परेचर बुझाए। अगर लो टेम्परेचर आपके एरिया में रहेगा, उस समय अगर आप मार्केट जाते हैं, अगर आप 10 बजे 12 बजे मार्केट करते थे, 11 बजे मार्केट करते थे, तो उस समय छोड़ करके अब जो है ना मार्केट आप रात में पकड़ लीजिए, यानी कि शाम में जाइए, 6-7 बजे जाइए, क्योंकि टेम्परेचर उस समय थोड़ा सा लो रहता है। दूसरा कि आप जो है ना अपने बच्चों का हिफाजत खुद कर सकते हैं, यानी कि आप जो है कि पानी की मात्रा जितना ले सकते हैं इस गर्मी में बहुत भयानक मतलब अच्छा होगा। और साथ में नींबू जो अम्ल होता है वो खास करके लीजिए। साथ में आप जो है अपने परिवारों का, अपने बच्चों का देख रेख खास तौर पर कीजिए कि वो बच्चा कहीं आपका बाहर तो नहीं घूम रहा है, क्योंकि एक बार इनसे प्रभावित हो गए तो कहीं ना कहीं ज्यादा अगर टेम्परेचर होता है तो पराबैंगनी किरणें का स्रोत बढ़ जाता है, और पराबैंगनी किरणें का अगर स्रोत बढ़ जाएगा तो कहीं ना कहीं कैंसर होने की भी समस्या है, मतलब अनेकों तरह की बीमारी होने की समस्या है। तो इस चीजों से बचने के लिए आप स्वयं को बचाएं और अपने बच्चों को भी बचाएं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कहीं ना कहीं इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ करके बहुत अच्छे से इसी चीजों के बारे में और आगे जानकारी हासिल कर सकते हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।